नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज है 1 फरवरी और आज हम बात करने वाले हैं 1 फरवरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपसे करंट अफेयर क्विज के कुछ सवाल पूछेंगे जिसके आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे एक बार शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं पिछली वीडियो के करंट अफेयर क्विज के बारे में। तो पिछली वीडियो के करंट अफेयर क्विज में हमने सबसे पहला सवाल पूछा था, भारतीय सेना के नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को भारतीय सेना के नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। अगला प्रश्न था, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का दोस्तों 86वां स्थान है। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, जो राम मंदिर पर आधारित थी, उसने पहला पुरस्कार जीता है। त्रिपुरा ने दूसरा पुरस्कार जीता है और उत्तराखंड ने दोस्तों इसमें तीसरा पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न था, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों, काजा कलास जो है वो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और वर्तमान में एस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी दोनों क्या हैं दोस्तों, महिलाएं हैं। अंतिम प्रश्न हमने पूछा था दोस्तों, महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किस जेल से की है दोस्तों। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने जेल पर्यटन पहल की जो शुरुआत की है वो की है पुणे के यरवदा जेल से। कहां से किया दोस्तों, पुणे के यरवदा जेल से महाराष्ट्र ने कारागार विभाग ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला करंट अफेयर है दोस्तों, भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में दोस्तों 10वें स्थान पर रहा है। तो जी हां दोस्तों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए एक नए लॉन्च किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में 11 एशिया प्रशांत देशों में से भारत 10वें स्थान पर रहा है दोस्तों। अब इस सूचकांक में सिंगापुर प्रथम स्थान पर, ताइवान दूसरे स्थान पर और जापान दोस्तों तीसरे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर रहा है दोस्तों। और इनमें दोस्तों पॉलिसी संदर्भ, स्वास्थ्य सूचना, व्यक्तिगत प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया गया है। तो एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक जो है उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है, 10वें स्थान पर रहा है। और इसमें कुल कितने देश थे दोस्तों, 11 एशिया प्रशांत देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें सिंगापुर पहला, ताइवान दूसरा, जापान तीसरा और ऑस्ट्रेलिया चौथा देश इसमें आया है दोस्तों। अब जो दोस्तों ये एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक है, ये पहली बार अब जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। अब बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपनी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में 11 देशों की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया है। अब जो 11 देश हैं, बात करें इनके बारे में, तो ये 11 देश हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हैं दोस्तों। और इस दौरान सही समय पर सही व्यक्ति को उचित स्वास्थ्य की उपलब्धता को लेकर यह आकलन किया गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में वाइटल साइंस नामक 4 श्रेणियों में दोस्तों व्यक्तिगत स्वास्थ्य की 27 अलग अलग संकेतकों के खिलाफ प्रदर्शन को इसमें मापा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक है दोस्तों, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। और कुल कितने देश थे दोस्तों, 11 देश इसमें शामिल थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों, भारत में आयोजित की गई भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक। तो जी हां दोस्तों, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बैठक की अध्यक्षता दोस्तों विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी ने की है। तो जो भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक भारत की नई दिल्ली में आयोजित की गई है दोस्तों। और दोस्तों, इस बैठक के दौरान कनेक्टिविटी, जल विद्युत, सतत विकास, जल संसाधनों के दोहन और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चल रही परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए बात की गई है। और उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग और एसएमई, बांस मूल्य श्रृंखला विकास, स्मार्ट सिटी, पर्यटन और लोगों से लोगों के आदान प्रदान जैसे नए क्षेत्रों पे सहयोग के विचारों को आदान प्रदान
किया है दोस्तों। बात करें दोस्तों भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के इतिहास के बारे में, तो जो एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना हुई थी दोस्तों 2017 में भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी कि मुक्त इंडो पैसिफिक के जापान के दृष्टि के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत जापान सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। सीधे शब्दों में दोस्तों जो भारत का उत्तर पूर्व का क्षेत्र है उसको डेवलप करने के लिए जापान के सहयोग से एक मंच बनाया गया था, जिसको क्या नाम दिया गया था, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम इसको नाम दिया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों, रिलायंस जियो विश्व स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन गया है दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस जियो, वो अब विश्व स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बनकर उभर गया है दोस्तों। और दोस्तों जो रिलायंस जियो है वो दुनिया के 5वें सबसे मजबूत ब्रांड का उसे दर्जा दिया गया है। और जो रिलायंस जियो है इसका जो ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स है यानी कि BSI स्कोर 100 में से 91.7 है दोस्तों। कितना है? 100 में से 91.7 रिलायंस जियो का BSI स्कोर है और इसे 5वां सबसे मजबूत ब्रांड विश्व का दर्जा दिया गया है दोस्तों। बात करें इस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों, तो इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रैंकिंग के अनुसार दोस्तों एप्पल को दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में नामित किया गया है। यानी कि जो एप्पल है वो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। उसके अगर ब्रांड मूल्य की बात करें तो उसका ब्रांड मूल्य है 263.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद आता है दोस्तों गूगल, और गूगल के बाद अमेजन सबसे अधिक मूल्यवान ब्रांड है दोस्तों। और दोस्तों जो टाटा है, टाटा भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है और वैश्विक स्तर पर इसका 77वां स्थान है। बात करें टाटा की ब्रांड वैल्यू की, तो टाटा की जो ब्रांड वैल्यू है दोस्तों वो है 21.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब आगे बात करें दोस्तों वीचैट की, तो जो वीचैट है वो 95.4 BSI स्कोर के साथ दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड है दोस्तों। और वीचैट सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए फेरारी से आगे निकल गया है। यानी कि 2021 की रैंकिंग से पहले फेरारी नंबर पहले पे था, लेकिन अब फेरारी से पहले दोस्तों कौन आ गया है? वीचैट फेरारी से पहले आ गया है। तो सबसे पहले नंबर पे है वीचैट जिसका BSI स्कोर कितना है? 95.4। उसके बाद है दोस्तों फेरारी, फेरारी दूसरे नंबर का मजबूत ब्रांड है। उसके बाद है दोस्तों जो रूसी बैंक सबेर है वो तीसरे नंबर पे है और कोका कोला दोस्तों चौथे नंबर पे है दोस्तों जो सबसे मजबूत। और 5वें नंबर में कौन है दोस्तों? रिलायंस जियो जिसका BSI स्कोर कितना है? 91.7 इसका BSI स्कोर है। और वीचैट का BSI स्कोर कितना है दोस्तों? 95.4 है। अब बात करें रिलायंस जियो के बारे में, तो रिलायंस जियो के जो संस्थापक हैं वो हैं दोस्तों मुकेश अंबानी, और वर्तमान में इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं संजय मसरूवाला। कौन है दोस्तों? संजय मसरूवाला इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो नवी मुंबई में है दोस्तों। और जो इसकी स्थापना है कब हुई थी दोस्तों? 2007 में रिलायंस जियो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है दोस्तों, केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 945 करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है दोस्तों। सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 945 करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम इस साल के 1 अप्रैल से 2025 तक संचालित की जाएगी दोस्तों। और इसे भारत भर में चयनित इंक्यूबेटरों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DIIT द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा दोस्तों। और योजना के तहत निधि का वितरण देश भर में चयनित इंक्यूबेटरों के माध्यम से किया जाएगा और स्टार्टअप को केवल एक बार बीज समर्थन प्राप्त होगा दोस्तों। तो जो दोस्तों भारत सरकार है उसके द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 945 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। किसके लिए दोस्तों? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए। और जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है ये लागू किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? वो की जाएगी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। और ये कब तक संचालित की जाएगी दोस्तों? 2021 के 1 अप्रैल से 2025 तक के लिए संचालित की जाएगी। और एक स्टार्टअप को केवल एक ही बार जो ये 20 समर्थन है वो प्राप्त किया जाएगा। यानी कि किसी भी जो स्टार्टअप है उसको एक ही बार सपोर्ट दिया जाएगा। और इससे होगा क्या दोस्तों? जितने भी भारत के युवा हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके स्टार्टअप के लिए इसमें धनराशि, उनको सहायता धनराशि दी जाएगी, जिससे वो अपने स्टार्टअप को बढ़ा सकते हैं। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में दोस्तों लॉन्च किया है। तो जी हां दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पेली ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष यानी कि इंडो फ्रांस ईयर
ऑफ इन्वायरमेंट को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य दोस्तों सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। बात करें दोस्तों भारत फ्रांस का जो सहयोग है उसके बारे में, तो फ्रांस की तरफ से भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष यानी कि इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट का आयोजन इकोलॉजिकल ट्रांसमिशन मंत्रालय के तत्वाधान में यूरोप और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर दिल्ली में फ्रांस के दूतावास और उसके सहयोगियों के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। और भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों पर इंडो फ्रेंच साझेदारी है, जिसे पूरे 2021 में मनाया जाएगा दोस्तों। और भारत फ्रांस पर्यावरण 2021 से 2022 की अवधि में लागू किया जाएगा। तो दोस्तों पर्यावरण के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए दोनों देशों ने आपस में जो ये भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष है इसको लॉन्च किया है। अगला करंट अफेयर है, केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, केरल सरकार कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्क जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण के अवसर पर कार्यात्मक हो जाएगा। पार्क का उद्घाटन जो है दोस्तों वो 11 से 13 फरवरी के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा किया जाएगा, जो ICGE सेकंड के दूसरे संस्करण के उद्घाटन का भी होगा दोस्तों। और जेंडर पार्क को प्रासंगिक हस्तक्षेप बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा ताकि जेंडर आधारित मुद्दों की एक श्रृंखला को संबोधित किया जा सके। इसमें ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस गतिविधियां और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं जो व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों काम करती हैं। तो केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जा रहा है और जो दोस्तों ये जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो दूसरा संस्करण है उसके उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब बात करें इस जेंडर पार्क के बारे में, तो जेंडर पार्क की स्थापना 2013 में केरल सरकार के द्वारा की गई थी। यह एक पहल है जो केरल में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में काम करती है दोस्तों। और पहल के लिए मुख्यालय केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है दोस्तों। हालांकि दोस्तों मुख्य परिसर सिल्वर हिल्स कोझिकोड में है और परिसर 24 एकड़ का एक क्षेत्र है। पार्क को मुख्य रूप से लैंगिक न्याय पर केंद्रित किया गया है दोस्तों। और मंच, नीति विश्लेषण, अनुसंधान क्षमता, विकास, एडवोकेसी, आर्थिक और सामाजिक पहल के लिए एक वातावरण प्रदान करेगा। और पार्क का संचालन दोस्तों सामाजिक न्याय विभाग के तहत किया जाएगा। यह स्पेस दुनिया भर में अपनी तरह का पहला स्पेस है दोस्तों जहां लैंगिक समानता के बारे में बात की जाएगी और इसका परिचालन सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब जो जेंडर पार्क है वो खोला गया है केरल के कोझिकोड में। बात करें केरल के बारे में, तो केरल की जो राजधानी है दोस्तों वो है तिरुवनंतपुरम और तिरुवनंतपुरम ही वहां का सबसे बड़ा शहर है। और केरल की जो राजभाषा है दोस्तों वो है मलयालम। और केरल के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है पिनरई विजयन और राज्यपाल है दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। बात करें दोस्तों केरल के नेशनल पार्क के बारे में, तो केरल में दोस्तों मेनली 6 नेशनल पार्क हैं। उनके नाम मैं आपको बता दूं, पहला नेशनल पार्क है दोस्तों पंबादुम शोला नेशनल पार्क, दूसरा है दोस्तों इराविकुलम नेशनल पार्क, तीसरा नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चौथा नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क, पांचवा नेशनल पार्क है अनाईमुड़ी नेशनल पार्क और छठा नेशनल पार्क है दोस्तों मथिकेटन नेशनल पार्क। कौन सा दोस्तों? मथिकेटन नेशनल पार्क छठा केरला का नेशनल पार्क है। एक बार फिर दोहरा दोस्तों, पंबादुम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी नेशनल पार्क और मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। ये कहाँ के हैं? केरला के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिन्हें आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, एयरटेल ने हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय एयरटेल ने 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए भारत में पहला दूरसंचार ऑपरेटर बनकर बढ़त हासिल की है। भारतीय एयरटेल ने यह घोषणा की है कि उसने हैदराबाद में एक वाणिज्यिक नेटवर्क पर 5G की योजना बना ली है। तो जो एयरटेल है उसने हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क होने की घोषणा की है और जो ये नेटवर्क है ये सिर्फ वाणिज्यिक नेटवर्क है जिसकी घोषणा एयरटेल ने की है दोस्तों। और जो ये नेटवर्क है ये कहां होने की घोषणा की है दोस्तों? हैदराबाद में होने की घोषणा की है। अब ये घोषणा की एयरटेल ने। तो बात करें एयरटेल के बारे में, तो एयरटेल दोस्तों 7 जुलाई 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इसके जो MD और CEO हैं वो हैं गोपाल मित्तल और चेयरमैन है
सुनील भारती मित्तल, जो इसके संस्थापक भी हैं। तो जो एयरटेल है उसके संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल, जो इसके चेयरमैन भी हैं। अगला करंट अफेयर है, पर्यावरण मंत्री ने जारी किया नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। तो जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है। मंत्रालय ने मरीन टर्टल एक्शन प्लान के साथ साथ समुद्री मेघाजीव श्रृंखला के दिशा निर्देश को भी जारी किया है। तो जो दोस्तों ये नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान है, इसमें मेनली होगा क्या, जितने भी हमारे समुद्री कछुए हैं उनके संरक्षण के लिए योजनाओं को इसमें बनाया जाएगा और उनका इंप्लीमेंटेशन इसमें किया जाएगा दोस्तों, जो ही मेनली नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान में किया जाएगा। अब इसको जारी किसने किया है? वो किया है दोस्तों पर्यावरण मंत्री। तो भारत के वर्तमान के जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान की घोषणा की है। और दोस्तों अगर आपको याद हो, 2020 में वर्ल्ड टर्टल्स डे मनाया गया था। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड टर्टल्स डे मनाया कब गया था। तो जो वर्ल्ड टर्टल्स डे है वो मनाया गया था दोस्तों 23 मई को। 23 मई 2020 को वर्ल्ड टर्टल्स डे मनाया गया था। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, सिटी कॉलेज के शैक्षणिक उपग्रह को लॉन्च करेगा इसरो। तो जी हाँ दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष के सिवान को कोयम्बटूर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में श्री शक्ति सैट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन करने की संभावना है दोस्तों। स्टेशन संस्थान द्वारा विकसित उपग्रह की निगरानी करने में मदद करेगा, जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना तय माना जा रहा है दोस्तों। 2010 में इस कॉलेज में एक उपग्रह संचार प्रयोगशाला स्थापित की गई थी और जो ये उपग्रह है दोस्तों, जिसका नाम है श्री शक्ति सैट, यह दोस्तों भूमिगत पाइपलाइनों पर आग और लीक का पता लगा सकता है और बैंक चोरी पर भी जानकारी को एकत्र कर सकता है। और जो ये श्री शक्ति सेट है जिसे बनाया गया है शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसे दोस्तों जेपीआर संस्थान चेन्नई और जीएस रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र द्वारा निर्मित 2 अन्य उपग्रहों के साथ लॉन्च करने वाला है कौन? इसरो। अब बात करें इसरो के बारे में, तो इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। और जो इसरो है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। और वर्तमान में जो इसरो के निदेशक हैं वो हैं दोस्तों डॉक्टर के सिवान। कौन है दोस्तों? डॉक्टर के सिवान इसरो के वर्तमान में निदेशक हैं। अगला करंट अफेयर है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए लॉन्च किया कृषि सखा ऐप। तो जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है उसने कृषि सखा ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया है। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप यानी कि कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया है, जो उन्हें दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। यह किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन को भी इसमें प्राप्त कराता है। इस ऐप के माध्यम से दोस्तों किसानों को फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल तक भी पहुंच प्राप्त होगी। तो जो कृषि सखा ऐप है, इसी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल को भी एक्सेस किया जा सकता है। बात करें इस पोर्टल के बारे में, तो भारतीय एक्सा कृषि सखा का उद्देश्य भारतीय किसानों को उनकी खेती की आवश्यकता से संबंधित कस्टमाइज्ड जानकारी के माध्यम से सूचित निर्णय लेने के मदद करेगा। यह खेती के वैज्ञानिक तरीके, फसल की खेती, बुआई या प्रमुख फसलों की कटाई के बारे में प्रासंगिक जानकारियों को किसानों के साथ साझा करेगा। और यह किसानों को मौसम की भविष्यवाणी, बाजार और फसल की कीमतों और बीमा और कृषि से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को बताता रहेगा। अब जो ये कृषि सखा ऐप है, ये जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है भारतीय एक्सा इंश्योरेंस के द्वारा। बात करें इसके बारे में, तो जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 2008 में। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इसको जो एमडी और सीईओ हैं वो है संजीव श्रीनिवासन। और जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है, इसकी टैगलाइन है दोस्तों सुरक्षा का नया नजरिया। क्या है दोस्तों? सुरक्षा का नया नजरिया भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की टैगलाइन है। अगला करंट अफेयर है, ऑस्कर विजेता अभिनेता, माफ करना दोस्तों यहाँ पे अभिनेत्री होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री क्लोरिस लीचमैन का निधन हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री क्लोरिस लीचमैन का निधन हो गया है। दिवंगत स्टार को हॉलीवुड की सबसे विपुल कलाकारों में से एक माना जाता था, जिन्होंने अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब और 8 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स जीते थे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों क्लोरिस लीचमैन, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था और वर्तमान में इनका निधन हो गया है। ऑस्कर अवार्ड के अलावा दोस्तों इन्होंने अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब और 8 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स इन्होंने जीते थे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर क्विज के बारे में। करंट अफेयर क्विज का आज का पहला सवाल है, भारत का पहला जेंडर पार्क कहां खोला गया है? अगला प्रश्न है, भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में किस स्थान पर है? और दोस्तों भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक का आयोजन
कहाँ किया गया है। इन सभी के आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। आप उत्तर पाठशाला को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम और अपना नाम हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो ये सभी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पे जाके आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अपने डाउट आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर रात 9 बजे हमारे चैनल पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स नाम से एक लाइव सेशन किया जाता है, जिसे उत्तराखंड के सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर ही चलाया जाता है दोस्तों। तो अगर आप उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रात 9 बजे हमारे चैनल पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के साथ जरूर जुड़िएगा दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।